हेलो एवरीवन, वेलकम टू करिश्मा एकेडमी। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, राजस्थान बोर्ड का जो सामाजिक का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चन को, उनके आंसर कौन से होंगे। साथ ही यह वीडियो आपको यह बताएगी कि आपके सोशल साइंस में कितने नंबर आने वाले हैं। तो डिस्कस करते हैं वीडियो को। ये आपका पेपर आज ही हुआ है 2022 में, तो याद रखिए। क्वेश्चन देखते हैं। खंड अ में जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, जर्मेनिया किस राष्ट्र का रूपक बन गई थी? इसका आंसर होगा जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उगते सूर्य की किरणें निम्न में से किसका प्रतीक हैं? तो उगते हुए सूर्य की किरणें किसका प्रतीक हैं? एक नए युग की शुरुआत का। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? इसके आंसर में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप याद रखिएगा, या तो इसका आंसर अ होगा या इसका आंसर ब होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, झूम खेती क्या है? झूम खेती को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी पर। गुजरात में इस बांध को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रबी फसलों का युग्म है। रबी की कौन कौन सी फसल है इसमें? गेहूं और जौ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी हमने डिस्कस करी थी, क्या है? ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान में शक्ति वितरण की किसी भी सूची में शामिल नहीं है? ऐसा विषय जो तीनों सूची में शामिल नहीं है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में। तो कौन सा था वो? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये किस में शामिल था? अपशिष्ट सूची में से शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बामसेफ संगठन का संबंध क्या है? तो बामसेफ कौन सा संगठन था? सरकारी कर्मचारियों द्वारा बनाया गया एक संगठन था। क्वेश्चन नंबर 10, मानव विकास सूचकांक जारी करने वाली संस्था है, तो किसके द्वारा जारी की जाती है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय है। द्वितीय क्षेत्र में कौन से क्षेत्र आएंगे? औद्योगिक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देश सस्ता विनिर्माण केंद्र का उदाहरण है? इसका आंसर होगा चीन। कौन सा देश है जो सस्ती सस्ती चीजें बनाता है? तो उसका आंसर होगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप्स है ये। एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनी क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी। जीव मंडल से प्राप्त होने वाले संसाधन जिनमें जीवन प्राप्त होता है उसे आप क्या कहेंगे? जैव संसाधन। क्या कहेंगे? जैव संसाधन। ये क्वेश्चन भी हमने टारगेट 100 आउट ऑफ 100 पे डिस्कस किया था। व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति जो है वो क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो भेदभाव नहीं करता, जो धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसी देश की आय उस देश के सभी नागरिकों की आय होती है। तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देश में तीव्र प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया। किसने? प्रौद्योगिकी ने। ठीक है। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति हुई है, जिसके कारण क्या हुआ है? वैश्वीकरण बढ़ा है। मारियान की प्रतिमा सार्वजनिक चौकों पर क्यों लगाई गई? मारियान जो है वो कौन थी? एक रूपक था। कहाँ का? या आप बताइए। फ्रांस की एक रूपक थी। इसकी जो तस्वीरें थी, इसकी जो स्टैचू थे, वो सार्वजनिक स्थान पर इसलिए लगाए गए ताकि लोग आते जाते मारियान को देखें और जनता के मन में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न की जा सके। क्लियर। नेक्स्ट, किस बीमारी ने 1890 से लेकर
दशक में 90% मवेशियों को नींद की मौत सुला दिया, तो कौन सी थी वो? रिडर पेस्ट। कौन सी बीमारी थी? रिडर पेस्ट नामक बीमारी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो ये अमेरिका में आयोजित हुआ। कब? 1944 में। दो संस्थाएं बनी, IMF और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन। क्लियर? वनों से प्राप्त होने वाली दो धातु के नाम लिखिए। अब वनों से आपको क्या क्या प्राप्त होता है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सब्जियां प्राप्त होती हैं, लकड़ियां प्राप्त होती हैं, ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो ये साइंस का भी क्वेश्चन है, तो आप लिख ही सकते हैं इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाका क्या है? राजस्थान में जल संरक्षण करने की एक विधि है जिसमें एक छोटा सा कुंड बनाया जाता है और उसमें वर्षाकाल जल संग्रहित किया जाता है। भारत में उगाई जाने वाली दो रेशेदार फसलों के नाम लिखिए, जैसे जूट हो गया और क्या हो गया? कपास। नेक्स्ट, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। भारतीय संविधान में हिंदी के अलावा कितनी भाषाएं? हिंदी के अलावा 21 भाषा और हैं। टोटल भाषा कितनी है? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आंदोलन के राजनीतिक दल के रूप में बदलने का कोई एक कारण बताइए। कोई भी आंदोलन राजनीतिक दल कब बनेगा? जब उस आंदोलन की मांग नहीं मानी जाती, तो वह आंदोलन क्या बन जाता है? राजनीतिक दल बन जाते हैं। ठीक। धारणीय विकास किसे कहेंगे? ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ी और किसको ध्यान में रखकर किया जाता है? पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे आप क्या कहेंगे? धारणीय विकास कहेंगे। नेक्स्ट, आपके अनुसार भारत में अधिकांश लोग कहाँ नियोजित होते हैं? लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे? जहाँ पर क्या होंगी? सभी सुविधाएं होंगी। जहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जल होगा, विद्यालय होंगे, ठीक है, जहाँ पर सभी दैनिक आवश्यकताएं पूरी होंगी, लोग वहीं नियोजित होना पसंद करते हैं। रैनवैक्सी क्या थी? रैनवैक्सी एक कंपनी है जो क्या बनाती है? दवाइयाँ बनाती है। क्या बनाती है? दवाइयाँ बनाने वाली एक कंपनी है। खंड ब पे चलते हैं। रूढ़िवाद क्या है? कंजर्वेटिज्म क्या है? रूढ़िवाद ऐसे लोगों का समूह जो फ्रांस में चाहते थे कि फिर से किसकी स्थापना हो जाए? राजतंत्र का। ठीक है। रूढ़िवादी किसे कहेंगे? पुरानी विचारधारा के लोगों को हम रूढ़िवादी लोग कहते हैं। फ्रांस में ये लोग चाहते थे कि फिर से राजतंत्र अर्थात ब्रूबो राजवंश को क्या दे दिया जाए? सत्ता दे दी जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ा जिले के किसान किस कारण लगान चुकाने की हालत में नहीं थे? क्योंकि अकाल पड़ रहा था। ठीक है, फसलें खराब हो गई थी, तो इसलिए वो क्या नहीं थे? अपना लगान चुकाने में असमर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात शुल्क किसे कहते हैं? टैरिफ किसे कहते हैं? किसी भी देश से अगर कोई वस्तु हमारे देश में आती है तो हम उसे क्या लगा देते हैं? उस पर कर लगा देते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? आयात शुल्क कहेंगे। किसी भी अन्य देश से जब कोई वस्तु हमारे देश में आती है तो उस पर हम कर लगा देते हैं, इसे आप क्या कहेंगे? आयात शुल्क कहेंगे। समुदाय द्वारा वन संरक्षण को समझाइए। समुदाय द्वारा वन संरक्षण कैसे किया गया है? जैसे आपने देखा होगा वन बचाओ, वन बचाओ आंदोलन। इसके अलावा पेड़ों को बचाने के लिए कई आंदोलन राजस्थान में भी किए गए, जहां पर महिलाओं ने पेड़ों को हक कर लिया, पेड़ों से लिपट गई। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन भी इसमें लिख सकते हैं। भारत में जल संसाधन मंत्री के रूप में यदि आपको एक नदी घाटी परियोजना का मसौदा तैयार करने को दिया जाए तो किन किन बिंदुओं को ध्यान रखेंगे? आप देखिए, नदी पर घाटी बनाने के लिए जो योजना बनाई जाती है वो बहुउद्देशीय योजना है। बहुउद्देशीय योजना किसे कहेंगे? ऐसे योजना जो एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा करती है, बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। आप क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे कि वहाँ पर वनों का हादसे तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि बांध बनाने के लिए बहुत सारे वनों को काटा जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि वहाँ की जनता जो है वो इसके लिए तैयार है या नहीं, उनका पुनर्स्थापन कैसे किया जाएगा, उन्हें तो योजना बनाने से पहले आप सभी बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे कि लोगों का क्या क्या
आजीविका छिन रही है तो उन्हें आजीविका कैसे प्रदान की जाए, उन्हें रोजगार कैसे दिए जाए, उनकी जो भूमि है वो उन्हें कैसे लौटाई जाए, ये सब लिख सकते हैं आप इसमें। कार्बनिक कृषि किसे कहेंगे? ऐसी कृषि जिसमें ऑर्गेनिक चीज़ों का उपयोग किया जाए, जिसमें आप गोबर की खाद का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी कृषि जिसमें रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता, गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता है, उसे आप क्या कहेंगे? कार्बनिक कृषि कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था को समझाइए। सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं? सत्ता को विभिन्न इकाइयों में बांट देना, जैसे व्यवस्थापिका, इसके अलावा कार्यपालिका, और क्या होगा? एक और अंग कौन सा होता है? न्यायपालिका। तो इसमें ये तीनों ही अंग एक दूसरे पर क्या करते हैं? अपने अपने कार्यों को करते हुए नियंत्रण रखते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? नियंत्रण व संतुलन की नीति भी कहते हैं। नेक्स्ट, संघीय व्यवस्था की कोई दो विशेषता लिखिए। दो या अधिक स्तर की सरकार क्या होती हैं? दो या अधिक स्तर की सरकार होंगी। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होगी? स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। इसके अलावा क्या होगा? शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। ठीक है, तो आप इसमें से कोई कुछ भी लिख सकते हैं। आपके मतानुसार वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह में क्या अंतर होता है? सो उदाहरण देते हैं। वर्ग विशेष के मतलब मान लीजिए कोई व्यापारी है तो व्यापारी किसके हित की बात करेगा? अपने हित की बात करेगा। वहीं जब सामान्य हित की बात होती है तो सामान्य हित समूह किसकी बात करते हैं? तो समस्त समाज के हित की बात करते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं गैर नवीकरणीय संसाधन या नॉन रिन्यूएबल, ऐसे संसाधन जिनका निर्माण में लंबा समय लगता है और एक बार प्रयोग करने पर वापस पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता, पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उसे आप क्या कहेंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट, प्राथमिक क्षेत्र की कोई दो गतिविधियां लिखिए, तो इसमें कृषि आ जाएगी, महत्वपूर्ण। इसमें आप खनन लिख सकते हैं, इसमें आप आखेट लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं सहायता समूह क्या है? समाज में जब 15 से 20 लोग मिलकर एक समूह का गठन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? स्वयं सहायता समूह कहते हैं। इसमें लोग क्या करते हैं? अपनी बचत को एकत्रित करते हैं और सदस्य को अगर जरूरत पड़ती है तो कम ब्याज दर पर उन्हें उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे कार्य करती हैं, समझाइए। ऐसी कंपनी जो दो या दो से अधिक देशों में काम करती हैं उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्य कैसे करती हैं? तो वो प्रौद्योगिकी को क्या करती हैं? एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाती हैं, निवेश को बढ़ावा देती हैं, वहां पर जाकर फैक्ट्रियां लगाती हैं, लोगों को रोजगार देती हैं। तो ये सारे पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अंगस्टन के अनुसार, रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है? राष्ट्र क्या है? रेनन के अनुसार राष्ट्र एक ऐसा भूभाग है जिसमें रहने वाले लोग एकल भाषा बोले, एकल संस्कृति हो, उनका लंबा इतिहास हो, उस भूभाग को क्या कहेंगे? राष्ट्र कहेंगे। तो ये आपके साइड में एक बॉक्स दिया है हिस्ट्री में, यूरोप में राष्ट्रवाद, वहाँ से क्वेश्चन है। उदारवाद राष्ट्रवाद की विशेषता लिखिए। उदारवादी राष्ट्रवाद, ऐसे लोग जो स्वतंत्रता की मांग करते हैं, जो समानता चाहते हैं, उदारवादी कहलाते हैं। ये लोग चाहते थे कि इस बाजार में राज्य हस्तक्षेप ना करे, लोगों को स्वतंत्रता दी जाए, महिलाओं को भी वोट का अधिकार दिया जाए, तो ये उदारवाद हुआ। समाप्यता के आधार पर दो प्रकार के नवीकरणीय और अनवीकरणीय कैसे संसाधन? नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग एक बार करने पर समाप्त नहीं होते, नवीकरणीय, जिनका प्रयोग एक बार करने पर समाप्त हो जाते हैं, अनवीकरणीय। इनका पुनर्निर्माण संभव है, इनका पुनर्निर्माण संभव नहीं है। इनके निर्माण में कम समय लगता है, इनके निर्माण में लाखों वर्षों का समय लगता है। उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। नवीकरणीय जैसे, अनवीकरणीय में कौन कौन से हो गए? जैसे धातु हो गई, खनिज हो गई, ये सब क्या है? अनवीकरणीय। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? इसके कारण व संरक्षण को समझाइए। मृदा के बहाव और कटाव की जो प्रक्रिया है वह मृदा अपरदन कहलाती है। इसके कारण क्या है? मानवीय कारण है, भूस्खलन होना, बाढ़ आ जाना, ये सभी क्या है? मृदा अपरदन के महत्वपूर्ण कारण माने जा सकते हैं। इसके अलावा संरक्षण कैसे किया जा सकता है? तो सीढ़ीदार खेती की जाए, वृक्ष मेखला बनाई जाए, वृक्षों का अधिक से अधिक रोपण किया जाए, तो इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं? वनों का मृदा अपरदन को रोका जा सकता है।
सामाजिक विभाजन के 3 आयाम बताइए। सामाजिक विभाजन क्या है? सामाजिक विभाजन के 3 आयाम जन्म पर आधारित, चयन पर आधारित और समाज पर आधारित। ठीक है, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति को स्पष्ट कीजिए। तो उत्पत्ति कैसे होती है? जन्म पर आधारित उत्पत्ति होती है और चयन के आधार पर। तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, बैंकों से आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं? लिखिए। बैंकों से हमें क्या मिलती है? बैंकों से आपको करेंसी मिलती है, आपको चेक बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, आप बैंकों में अपनी धनराशि जो है उसे सुरक्षित बचत के रूप में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने गहनों को भी रखवाना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो हाँ, बैंक ऐसा करती है। जितना भी पैसा आप जमा करते हैं बैंक में, उसका बड़ा भूभाग या बड़ा हिस्सा वो क्या करते हैं? ऋण पर देते हैं, जिसे आप औपचारिक ऋण भी कहते हैं। डी देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान शहरों की गतिविधियां क्या थी? असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया। शहरों में लोगों ने कैसे बढ़ चढ़कर भाग लिया? लोगों ने वकालत छोड़ दी, बच्चों ने विद्यालयों में जाना छोड़ दिया, जितने भी कॉलेज के बच्चे थे उन्होंने कॉलेज में जाना छोड़ दिया। इसके अलावा महिलाओं ने क्या की? शराब की दुकानों की पिकेटिंग की, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। तो ये सारे पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए क्या क्या कार्य किए? उन्होंने छुआछूत को खत्म करने के लिए क्या किया? जो भी अनुसूचित जनजाति थी उन्हें हरिजन नाम कहकर पुकारा। उन्होंने खुद क्या किया? अपने आश्रम की सफाई की, ताकि सफाई करने वाले को छुआछूत का सामना ना करना पड़े। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं? ऐसा देश जो धर्म से बिल्कुल पृथक होता है उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्ष, भारत भी क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत ने किसी भी धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया है। हमारे भारत में सभी धर्म के लोग शांति एकता के साथ रहते हैं। ठीक है, अगर कोई धर्म अपने अंदर कोई कुरीतियाँ लिया हुआ है, जैसे हिंदू में बाल विवाह, मुसलमानों में 3 तलाक, तो क्या करता है? सरकारें इसमें हस्तक्षेप कर कर उन्हें समाप्त भी कर सकती है। भारत में महिलाओं की स्थिति अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे है। महिलाओं को कौन कौन सी, जैसे भारत में लैंगिक असमानता महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अलावा शिक्षा के स्तर पर महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, रोजगार के स्तर पर महिलाएं पिछड़ी हुई हैं। जिनको रोजगार मिल जाता है तो उन्हें असमान वेतन दिया जाता है। इसके अलावा देखिए मैप, अजमेर कहाँ है? अजमेर आप राजस्थान में, अजमेर कहाँ? राजस्थान में। गया आपको कहाँ देखने को मिलेगा? गया बिहार में। दुर्ग छत्तीसगढ़। नेल्लौर आपको कहाँ मिलेगा? आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। अजमेर फिर आप देखिए ये भी कहाँ है? राजस्थान, अच्छा सॉरी, नरोरा, रावतभाटा, तारापुर और कलपक्कम। कलपक्कम कहाँ है? ये तमिलनाडु। तारापुर कहाँ था? ये उड़ीसा। रावतभाटा राजस्थान और नरोरा कहाँ था? आंध्र प्रदेश। तो ये आपका पूरा पेपर हो गया। आप इस सॉल्यूशन को देखकर आपको क्या लगता है कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा ज़्यादा सोचें ना कि आपका पेपर कैसा गया है। जैसी आंसर की मैंने आपको बताई है, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए है 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है क्या वो सही हैं। अगर सही हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ क्वेश्चंस में अगर डाउट है तो आने वाले समय में वो भी क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में आप सारे क्वेश्चन के आंसर समरी वे में समझ सकते हैं। अगर आपने इस तरह के आंसर लिखे हैं तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।